हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र कुमार सैनी स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल सूर्य किरण पाठशाला पे। दोस्तों, रीट 2025 प्री और मेंस की तैयारी की कड़ी में शिक्षा मनोविज्ञान में जो टॉपिक चल रहा था हमारा, वो है अधिगम। और अधिगम में जो फॉर्मल वीडियोस थे उसमें मैंने कुछ करवा दिया था आपको, जैसे अधिगम के नियम मैंने करवा दिए थे, अधिगम का कुछ बेसिक मैंने बता दिया था, कुछ परिभाषाएं मैंने आपको बता दी थी। और अधिगम के सिद्धांत चल रहे थे, उसमें अधिगम का एक सिद्धांत मैंने बता दिया था, ऐसा थ्योरी जो थॉर्नडाइक का था। अब उसी कड़ी में हम चलते हैं, अधिगम का जो नेक्स्ट सिद्धांत है, अधिगम यानी सीखने का जो सिद्धांत है, वो है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी बोलते हैं इसको, क्लासिकल कंडीशनिंग थियरी बोलते हैं। तो ध्यान देना, इस सिद्धांत को दिया था दोस्तों, इसका प्रतिपादक करता आईपी पावलो। कौन थे ये सिद्धांत देने वाले? कौन थे? आईपी पावलोव थे, इत्रोविच पावलोव, इत्रोविच पावलोव। ठीक है, आईपी पावलोव बोल दो या इत्रोविच पावलोव बोल दो। ठीक है। अब देखिए दोस्तों, ये जो मनोविज्ञानी थे, ये कहाँ के थे? रूस के, रशियन थे। ये रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनको 1904 के अंदर, 1904 ईस्वी में पाचन क्रिया के लिए, पाचन क्रिया के लिए क्या प्राप्त हुआ? नोबल पुरस्कार, नोबल पुरस्कार। ठीक है। अनुकूलित अनुक्रिया जो सिद्धांत अधिगम का, ये दिया था आईपी पावलोव ने, जो कि एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे, रशियन मनोविज्ञानी थे। इनको 1904 ईस्वी में पाचन क्रिया के ऊपर नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ। देखिए दोस्तों, अधिगम में इन्होंने जो प्रयोग किया वो कुत्ते के ऊपर किया। किसके ऊपर किया? कुत्ते पर। कुत्ते के ऊपर इन्होंने प्रयोग किया। जैसे ऐसा थियरी में जो थॉर्नडाइक थे, उन्होंने भूखी बिल्ली के ऊपर प्रयोग किया था, वैसे इन्होंने कुत्ते के ऊपर प्रयोग किया। अब देखिए दोस्तों, प्रयोग क्या था, किस तरीके से था, उसके बारे में आपको समझना है। तो आपको बेसिक ये तो पूछ लेता है कि अनुकूलित जो अनुक्रिया सिद्धांत है अधिगम का, वो किन्होंने दिया था? आईपी पावलोव या इत्रोविच पावलोव ने दिया था। और ये भी पूछ लेते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक कहाँ से इसका संबंध था? तो रशिया से था, रूस से था। और इनको जो नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस क्षेत्र में मिला था? तो इनको पाचन क्रिया के बारे में बताने के लिए या पाचन क्रिया में उत्कृष्ट कार्य के लिए इनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ 1904 ईस्वी में। अधिगम के लिए इन्होंने जो प्रयोग किया, यानी अधिगम के जो सिद्धांत दिए, तो जो सिद्धांत दिया है अनुकूलित अनुक्रिया, ये किसके ऊपर प्रयोग करने के बाद में दिया? कुत्ते के ऊपर उन्होंने प्रयोग किया था। अब ये कुत्ते के ऊपर जो प्रयोग है, इसके बारे में अच्छे से समझते हैं किस तरीके से इन्होंने किया था। तो देखिए दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में आईपी पावलोव ने किसके ऊपर प्रयोग किया था? कुत्ते के ऊपर। तो देखिए दोस्तों, किस तरीके से किया था इन्होंने। एक कुत्ता लिया। अब देखिए, आप तो कुत्ता इस तरीके से कैसे भी कुत्ता मान लेना, ये है। ये क्या है? कुत्ता है। डॉग है।
अब देखिए दोस्तों, इस कुत्ते को इन्होंने बांध दिया। ये क्या है? बंधा हुआ कुत्ता है, बंधा हुआ कुत्ता। ठीक है। अब बंधा हुआ कुत्ता है, भूखा कुत्ता है। इन्होंने प्रयोग किया, तो कुत्ता लिया, उसको बांध दिया, कहीं एक क्षेत्र में उसको बांध दिया, पट्टे के साथ या जो भी बांधने की वस्तु उसके साथ बांध दिया, और इसको थोड़ा भूखा रखा। भूखा रखने के बाद में सबसे पहले क्या किया इन्होंने? इसका जो मुंह है, देखो कुत्ते का ये मुंह है। ठीक है। इसमें एक डक्ट लगाई, नलिका। ये है क्या? नलिका। कुत्ते के मुंह में क्या? नलिका लगाई। और यहाँ पे एक मशीन लगा दी, मशीन, लार को जांचने वाली, लार को जांचने वाली। तो आईपी पावलोव ने क्या किया? एक कुत्ता लिया, उसको बांध दिया। ठीक है। कुत्ता क्या था? भूखा था। अब ध्यान देना, कुत्ते के सामने भूखा, मतलब स्वाभाविक रूप से इतना भूखा नहीं रखा जैसे थॉर्नडाइक ने रखा था, उस तरीके से थोड़ा बहुत ये जो कुत्ता है वो भूखा था। ऐसा नहीं कि, और इस तरीके से नहीं किया कि इसको बहुत समय के लिए भूखा रखा है, कुछ नहीं, थोड़े समय के लिए इसको भूखा रखा और इसके सामने क्या रखा? भोजन। ये आ गया भोजन। अब कुत्ते के सामने क्या रख दिया? भोजन। ठीक है। अब कुत्ते ने क्या किया? भोजन को देखा। भोजन को देखते ही, भोजन क्या है? क्या मैंने पहले भी बता दिया कि भोजन उद्दीपक की तरह कार्य कर रहा है। किसकी तरह कार्य कर रहा है? उद्दीपक की तरह। क्योंकि कुत्ते को भोजन की जरूरत है, और भोजन ये उद्दीपक है, इसको क्रिया करने के लिए क्या करेगा? मजबूर करेगा। लेकिन मजबूरी क्या है? ये बंधा हुआ है, तो कुछ नहीं कर सकता। तो क्या होगा? भोजन को देखकर, भोजन क्या है? भोजन क्या है? एक तरीके से ध्यान देना, उद्दीपक है। और ये उद्दीपक कैसा है? स्वाभाविक। कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक है। कि भोजन को देखकर कुत्ता क्या करेगा? इसके मुंह में क्या आ जाएगी? लार आ जाएगी। क्या आ जाएगी? लार। स्वाभाविक रूप से कुत्ता भूखा है, भोजन को देखे, भोजन कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक है। कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक है। या इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक उद्दीपक बोल सकते हैं। ये प्राकृतिक उद्दीपक है, क्योंकि ये क्रिया करने के लिए मजबूर करेगा कुत्ते को, और कुत्ते को क्रिया करने के लिए मजबूर करेगा, इसलिए तो इसको उद्दीपक बोल दिया। और कैसा उद्दीपक है? स्वाभाविक उद्दीपक। या इसको प्राकृतिक उद्दीपक बोल दो, या इसको आप बोल सकते हो मूल उद्दीपक बोल दो। मूल उद्दीपक। या इसको बोल सकते हो अनअनुबंधित उद्दीपक, अनअनुबंधित उद्दीपक। ठीक है। इसके बहुत सारे नाम होंगे। ध्यान देना, भोजन को किस रूप में, ये जो आईपी पावलोव का एक्सपेरिमेंट है, इसमें भोजन को उद्दीपक, अब उद्दीपक को, जो उद्दीपक है वो क्या कार्य करेगा? मैंने पहले भी थॉर्नडाइक वाले सिद्धांत में बताया। तो उद्दीपक क्या करता है? किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करता है, या किसी कार्य के कोई अन्य कार्य करने के लिए क्या कर देता? मजबूर कर देता। वह कारक जो कि कोई अन्य कार्य करने के लिए मजबूर कर दे, दैट इज उद्दीपक, दैट इज स्टिमुलस। ठीक है, वो उद्दीपक कहलाता है। तो आईपी पावलोव ने कुत्ता लिया, कुत्ते को थोड़ा समय के लिए भूखा रख दिया, पट्टे से बांध दिया, इसके मुंह में एक नली लगा दी, नलिका, और यहाँ पे मशीन लगा दी लार को जांच करने वाली। ये आईपी पावलोव ने किया। सबसे पहले फर्स्ट जो चरण है, चरण प्रथम, चरण प्रथम में इन्होंने क्या किया? भोजन लेके आए कुत्ते के सामने,
भोजन लेके आने के बाद में यहाँ पे भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में क्या आ गई, लार आ गई। ये लार नलिका के द्वारा मशीन में चलेगी और मशीन के द्वारा लार की जांच कर लेगी। अर्थात क्या हुआ, ये लार का आना, लार का आना, ये याद रखना, लार का आना, भोजन को देख के लार का आना, ये क्या कहलाता है, स्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक अनुक्रिया। ठीक है, इसको बोल सकते हैं मूल अनुक्रिया, या इसको बोल सकते हैं अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया। ठीक है, तो ध्यान देना, आपको पूछ ले कि शुरुआती जो चरण है किसका, फर्स्ट जो स्टेप है आईपी पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत में, वो क्या है, कुत्ते को पट्टे से बांधना, उसके मुंह में जो डक्ट लगाना, नलिका लगा दी और मशीन से जोड़ दी। इन्होंने क्या किया, भोजन दिया। भोजन क्या है, एक तरीके से उद्दीपक का कार्य करेगा। इस उद्दीपक को देख के ये कुत्ता अनुक्रिया करेगा, इसके मुंह में लार आएगी, लार का आना। ठीक है, ये मशीन उसको रिकॉर्ड कर लेगी। ये क्या है, प्रथम चरण है। अब ध्यान देना, प्रथम चरण में जो भोजन होता है, भोजन को देख के लार का आना, ये क्या है, स्वभाव में आपके क्या, रसगुल्ला देख के मुंह में लार आ जाती है, जैसे गुलाब जामुन देख के मुंह में लार आ जाती है, और किसी के और कुछ देख के मुंह में लार आ जाती है, मतलब कुछ भी है। तो ध्यान देना, जो भी खाने की वस्तु होती है तो इंसान उसको देखता है तो मुंह में लार आती है। तो ध्यान देना, वैसे ही यहाँ पे कुत्ते के लिए जो भोजन है वो क्या, उद्दीपक है। और ये उद्दीपक कैसा उद्दीपक कहलाएगा, स्वाभाविक उद्दीपक, मतलब स्वभाव वाला, कि जिसको देख के, इसी कुत्ते के नहीं, स्वभाव का मतलब इसी कुत्ते के मुंह में लार नहीं, किसी भी कुत्ते के सामने भी वो भोजन लेके आओगे तो उसके मुंह में लार आ जाएगी, इसीलिए इसको स्वाभाविक उद्दीपक बोल दिया। या फिर इसको प्राकृतिक उद्दीपक, नेचुरली किसी भी कुत्ते के मुंह में लार आ सकती है। या फिर इसको मूल उद्दीपक बोल सकते हैं कि भोजन को देख के कौन से कुत्ते के मुंह में लार नहीं आएगी। या फिर इसको अनुबंधित उद्दीपक भी बोल सकते हैं। तो ये आपको थोड़ा सा आगे समझ में आएगा अनुबंधन क्या होता है, अनुबंधन भी मैं बताऊंगा। तो यहाँ पे थोड़े याद रखना है आपको कि इस प्रथम चरण में जो भोजन दिया जाता है, जिसको बोला जाता है, अंग्रेजी में अगर देखा जाए तो इसको बोला जाता है यूसीएस। ऐसे एग्जाम में पूछा जाता है यूसीएस, इसको बोला जाता है अनकंडीशन स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक। इसका मतलब क्या होता है, अनुबंधित उद्दीपक, यूसीएस। और ये जो लार का आना, भोजन को देख के लार का आना, ये क्या कहलाता है, ध्यान देना, यूसीआर। ये क्या कहलाएगा, यूसीआर, अनकंडीशन रेस्पॉन्स, प्रथम चरण में। यानी कि इसमें अनुबंधित अनुक्रिया है। इसका मतलब क्या है, अनुबंधित अनुक्रिया है। ये क्या है, यूसीएस, और ये क्या है, यूसीआर। ठीक है, ये अंग्रेजी में बोल देते हैं इसको। चलो, ये प्रथम चरण हो गया। दूसरे चरण की बात करें इस प्रयोग में, तो देखिए दोस्तों, अब इस प्रयोग का प्रथम चरण मैंने बता दिया। प्रथम चरण में क्या, कुत्ता यूसीएस को देखता है और यूसीआर करता है, मतलब भोजन को देख के मुंह में लार टपका देता है। ठीक है, यही था। अब दूसरे चरण की बात करते हैं, द्वितीय चरण। द्वितीय चरण में पावलोव ने क्या किया, ये वही डॉगी है। अब डॉगी जैसा बनता है वही देख लेना, मुझे इतना नहीं बनाना आता, ये पेंटिंग्स मुझे इतना नहीं आता। अब कंपैरिजन मत कर लेना, है ना।
पिकासो के साथ में। हालाँकि बहुत खूबसूरत पेंटिंग है कुत्ते की। तो ये क्या है? कुत्ता है, वही पावलोव का कुत्ता। और ये क्या? पट्टे से बंधा हुआ, ठीक है, ये बंधा हुआ, यहाँ से बंधा हुआ है। अब ध्यान देना, इसी के मुँह में क्या है? वही नलिका है, नलिका। और ये क्या है? मशीन या कोई इस प्रकार का उपकरण है जो लार का मापन करे, लार के मापन का उपकरण, ठीक है, कोई मशीन है। अब ध्यान देना, सेकंड चरण में पावलोव ने क्या किया? पावलोव बाबा जी ने ये किया कि यहाँ पे कोई ये बैल है, ये लो, ये क्या है? घंटी है भाई, घंटी। तो सेकंड चरण में क्या किया पावलोव ने? ये भूखा है, ठीक है, इन्होंने क्या किया? पावलोव ने पहले घंटी को बजाया, घंटी को, और फिर इसके सामने क्या रख दिया? ये रख दिया भोजन, ठीक है। दूसरे चरण में पहले घंटी को बजाया, फिर इसके सामने भोजन भोजन को रख दिया, और फिर देखा कि इसके मुंह में लार आ गई, इसके मुंह में क्या आएगी? लार आ गई। फिर वापस रिपीट किया, घंटी को रखा, तीसरे रोज भी, यानी ये प्रक्रिया बार बार उन्होंने दोहराई। तो दूसरे दिन तीसरे दिन उन्होंने क्या किया? भोजन देने से पहले क्या किया? घंटी को बजाया, फिर भोजन को रखा, और फिर क्या किया? इसकी लार देखी मशीन में कि लार आ गई, ठीक है, इस तरीके से। तो ध्यान देना, ये भी क्या है? एक तरीके से उद्दीपक है, और ये भी क्या है? उद्दीपक है। अब दोनों उद्दीपक हैं। पहले पावलोव ने क्या? घंटी बजाई, फिर भोजन दिया, और फिर देखा कुत्ते के मुंह में लार आ गई। और इस प्रकार की क्रिया बार बार दोहराते हुए उन्होंने देखा, अंतिम चरण में, ये जो तीसरा चरण है, थर्ड चरण, उन्होंने क्या किया? केवल घंटी बजाई, घंटी बजाई, और देखा कुत्ते के मुंह में लार आ गई। भोजन नहीं दिया, कुत्ते के मुंह में लार का आना, ठीक है। अब दूसरे चरण में क्या किया इन्होंने? पहले चरण में तो भोजन दिया था, जो स्वाभाविक क्रिया, कोई भी भोजन को देख के मुंह में लार आ जाएगी, और स्वाभाविक अनुक्रिया थी कुत्ते के मुंह में लार का आना। दूसरे चरण में इन्होंने घंटी बजाई, फिर भोजन को दिया, और फिर इसके मुंह में चेक किया कि लार आई कि नहीं, क्योंकि भोजन को देख के तो आएगी। तो रोजाना क्या हुआ? उद्दीपक और अनुक्रिया, ये सॉरी, प्रथम उद्दीपक और जो द्वितीय उद्दीपक है, इसके मध्य 40-50 सेकंड, 40 से 50 सेकंड का गैप रखा हूँ। उद्दीपक फर्स्ट दिया, उसके 40 सेकंड बाद में भोजन दे दिया, मतलब घंटी बजाई, 40 सेकंड बाद में भोजन को दे दिया। ऐसे ही ये क्रिया 2 या 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन ऐसे दोहराई, और लास्ट में क्या हुआ? इन्होंने एक रोज क्या? सिर्फ घंटी बजाई, भोजन को नहीं दिया। तीसरे चरण में सिर्फ क्या? घंटी को बजाई और भोजन को नहीं दिया। तो क्या चेक किया उन्होंने? कि इस नलिका को चेक किया और देखा कि कुत्ते के मुंह में लार आ गई। इसका मतलब क्या हुआ? जो कुत्ता था, ये कुत्ता जो भोजन के साथ जो क्रिया कर रहा था, भोजन ही तो लार का कारण था। भोजन के साथ जो क्रिया कर रहा था, उसका जो संबंध है वो किसके साथ हो गया था? घंटी के साथ। किसके साथ? घंटी के बजने के साथ हो गया था। कि कुत्ते के दिमाग में ये बात आ गई कि घंटी जब बजेगी उसके बाद में भोजन आएगा। तो एक रोज इन्होंने क्या किया? घंटी बजाई, लेकिन भोजन को नहीं दिया। लेकिन जो अनुक्रिया भोजन के साथ होनी थी वो घंटी के साथ ही स्थापित होगी। इसी को बोला जाता है अनुबंधित अनुक्रिया। इसी को क्या बोलते हैं? अनुबंधित अनुक्रिया बोलते हैं। घंटी को बजने के बाद ही कुत्ते के मुंह में लार का आ जाना,
तो लार, कुत्ते के मुंह में लार का आना घंटी के बजने से ही, यही क्या कहलाती है, अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है, अनुबंधित अनुक्रिया। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं CR, कंडीशन रेस्पॉन्स, कंडीशन रेस्पॉन्स बोलते हैं। अब ध्यान देना, अनुबंधन क्या होता है, यहाँ पे शब्द आया अनुबंधन, हालांकि डिस्कस करेंगे चरणों के बारे में। अनुबंधन क्या होता है, यदि कोई व्यक्ति किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो अनुक्रिया कर रहा है, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो अनुक्रिया कर रहा है, वो उसी के समान परिस्थिति में किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी वैसे ही अनुक्रिया करने लग जाए, तो वो जो बंध कहलाता है, वो क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुबंधन। उसको बोलते हैं कंडीशनिंग बोलते हैं। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा डिटेल से और समझते हैं। तो देखिए इसको समझते हैं। जिस प्रकार से एग्जाम में पूछा जाता है ये सिद्धांत, तो 3 चरणों में, तो चरण फर्स्ट है, चरण फर्स्ट की बात करें, या जिसको बोल सकते हैं अनुबंधन से पहले क्या होता है, अनुबंधन से पहले होता क्या एग्जैक्टली। तो ध्यान देना, जो कि पावलोव ने जैसा बताया था कि यूसीएस देखते ही क्या होगा, यूसीआर होगा। अब इसको अंग्रेजी में समझना है, ऐसे लिखा होता है, अनुबंधन से पहले ऐसे ही होता है। अब इसको यूसीएस या यूसीआर को बोलते क्या है, मैं बोल रहा हूँ अनकंडीशन स्टिमुलस, इसको बोलते हैं अनकंडीशन रेस्पॉन्स, इसको बोलते हैं स्वाभाविक उद्दीपक, स्वाभाविक उद्दीपक, या इसे बोल सकते हैं मूल उद्दीपक, या इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक उद्दीपक, या इसको बोल सकते हैं अनुबंधित उद्दीपक, अनुबंधित उद्दीपक, इसी को बोला जाता है अनकंडीशनल स्टिमुलस। अब ध्यान देना, ये क्या है, एक तरह से कुत्ते के लिए क्या था, भोजन। ये याद रखना, यूसीएस क्या था इस प्रयोग में, भोजन है। क्या है, भोजन है। ठीक है, तो पावलोव ने क्या किया था दोस्तों, भोजन दिया, भोजन दिया कुत्ते को, भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में लार आ गई, तो जो लार का आना स्वाभाविक रूप से, तो अनकंडीशन रेस्पॉन्स है, ये है अनुबंधित अनुक्रिया, इसको बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया प्रथम चरण में, या इसको बोल सकते हैं स्वाभाविक अनुक्रिया। या इसको बोल सकते हैं मूल अनुक्रिया। या इसको बोल सकते हैं प्राकृतिक अनुक्रिया। प्राकृतिक अनुक्रिया। ठीक है, ये कौन सी अनुक्रिया है, भोजन को देख के लार का टपकना, लार टपकती है ना कुत्ते को देख के, तो भोजन को देखा प्रथम चरण में, लार टपक गई, ये फर्स्ट चरण था। तो फर्स्ट चरण में भोजन किस रूप में, यूसीएस के रूप में, और लार का टपकना क्या है, यूसीआर के रूप में। अब चरण सेकंड में क्या होता है, अनुबंधन होता है। स्टेप सेकंड में, चरण द्वितीय में, इसको बोला जाता है अनुबंधन के समय, अनुबंधन के समय, ड्यूरिंग कंडीशनिंग, ड्यूरिंग कंडीशनिंग क्या होता है। अब ध्यान देना दोस्तों, सी एस, यहाँ पे क्या होता है, सी एस प्लस
यूसीएस, और यहाँ पे क्या होता है सी आर, सॉरी यूसीआर, यू सी आर। अब देखो ये तो मैंने बता ही दिया ना, यूसीएस क्या होता है ये वाला। यूसीएस यही है, स्वाभाविक उद्दीपक, मूल उद्दीपक, प्राकृतिक उद्दीपक, अनन्य भोजन। तो ये क्या है भोजन, और यूसीआर क्या है लार का टपकना। ठीक है यहाँ तक। अब ये सीएस क्या है, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग स्टिमुलस, अनुबंधित उद्दीपक। और ये है क्या घंटी, घंटी का बजना, जिसे बोला जाता है अनुबंधित उद्दीपक। ये क्या है, इसे बोला जाता है अनुबंधित उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक अस्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक। ठीक है, या जिसको बोल सकते हैं कृत्रिम उद्दीपक। ये प्राकृतिक है ना, तो ये कैसा हो गया कृत्रिम, कृत्रिम उद्दीपक। तो दोस्तों सेकंड चरण में क्या किया पावलोव ने, मैंने पहले बताया था आपको। सेकंड चरण में इन्होंने क्या किया, पहले घंटी बजाई, घंटी बजाने के 40 या 50 सेकंड के तुरंत बाद में भोजन दे दिया, और देखा उसके मुंह में लार आ गई। फिर तीसरे दिन भी ऐसा किया, घंटी बजाई, 40-50 सेकंड बाद में उन्होंने क्या किया भोजन दे दिया, और मुंह में देखा लार आ गई। इस तरीके से उन्होंने रिपीट क्या किया, इस सेकंड चरण को रिपीट किया, किसने, आईपी पावलोव ने। तो ध्यान देना, अनुबंधन के समय जो घंटी है वो क्या कहलाएगी कृत्रिम उद्दीपक, या इसको अनुबंधित, या इसको बोला जाता है अनुबंधित उद्दीपक। क्या बोल सकते हैं अनुबंधित उद्दीपक, या इसको बोल सकते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक के रूप में घंटी दी जाती है। और ये क्या है स्वाभाविक प्राकृतिक है, ये देते हैं क्योंकि इसको देख के लार टपकने लग जाती है। अब लास्ट जो चरण है वो किस तरीके से होता है, इंग्लिश में इस तरीके से लिखा होता है, ये जो प्रक्रिया है ऑप्शन में क्या है अनुबंधन से पहले, अनुबंधन से पहले की प्रक्रिया है, ये अनुबंधन के समय की प्रक्रिया सी एस प्लस यूसीएस और यूसीआर। अब अनुबंधन के बाद में क्या होता है तो ध्यान देना, अब जो तीसरा चरण है इसके अंदर वो क्या है, चरण तीसरा या थर्ड स्टेप बोला जाता है, जिसे बोलते हैं अनुबंधन के बाद, अनुबंधन के बाद। अब अनुबंधन के बाद में कैसी कंडीशन होती है तो ध्यान देना, यहाँ पे सीधा सी एस दिया जाता है और देखा जाता है तो क्या होगा, जो रेस्पॉन्स होगी वो सी आर होगी। ध्यान देना क्या हुआ, अंतिम चरण में पहले उन्होंने कुत्ते को सिर्फ भोजन दिया, भोजन को देने के बाद उन्होंने चेक किया पावलोव ने कि उसके मुंह में लार आ गई भोजन को देख के, क्योंकि भोजन को देख के स्वाभाविक रूप से किसी भी कुत्ते के मुंह में लार आ जाएगी। अब उन्होंने प्रयोग करने के दौरान क्या किया, अनुबंधन के समय उन्होंने पहले घंटी बजाई, और फिर उसके 30 या 40 सेकंड के बाद में भोजन को दिया। ऐसे इस तरीके से ये प्रक्रिया बहुत लंबे समय तक दोहराई। तो उन्होंने क्या देखा, एक रोज उन्होंने क्या किया सिर्फ घंटी बजाई और भोजन को गायब कर दिया। घंटी बजाने के बाद में देखा कि कुत्ते के मुंह में लार आ चुकी थी भोजन देने से पहले। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भोजन के साथ जो अनुक्रिया हो रही थी, जो भोजन के साथ जो क्रिया होनी थी जिसको स्वाभाविक क्रिया बोलते हैं, यानी कि भोजन को देख के कुत्ते के मुंह में लार का आना स्वाभाविक क्रिया है, लेकिन घंटी बजने के बाद में ही वो अनुक्रिया हो रही है, तो वो अनुक्रिया क्या कहलाती है, सी आर कंडीशनिंग रेस्पॉन्स।
इसे बोला जाता है अनुबंधित अनुक्रिया। अनुबंधित अनुक्रिया, इसे क्या कहा जाता है? अनुबंधित अनुक्रिया। अब ध्यान देना, ये क्या है? कंडीशनिंग स्टिमुलस, इसको बोलते हैं अनुबंधित उद्दीपक। और अनुबंधित उद्दीपक क्या है? घंटी। क्या भाई? घंटी। घंटी को देख के ही तो अनुबंधन हुआ। और अनुबंधन क्या होता है? मैंने बताया था कि वह क्रिया जो किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ी हुई है। ध्यान देना, वह क्रिया जो किसी स्वाभाविक नेचुरल स्टिमुलस के साथ जुड़ी हुई है, स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जुड़ी हुई है, उसी के किसी अन्य परिस्थिति में किसी अन्य उद्दीपक के साथ वैसी क्रिया हो जाती है, तो वो क्या कहलाती है? अनुबंधित अनुक्रिया कहलाती है। अब ध्यान देना, भोजन के साथ लार का आना, भोजन को देख के लार का आना, भोजन को देख के लार का आना, तो यहाँ अनुबंधित अनुक्रिया क्या है? लार का टपकना ही है। लार का टपकना। किसको देखकर? या घंटी के बजने के तुरंत बाद में लार का टपकना, ये अनुक्रिया क्या है? अनुबंधित अनुक्रिया है, जो कि पहले किसके साथ थी? केवल और केवल स्वाभाविक रूप से भोजन के साथ थी, लेकिन ये धीरे धीरे इसका जो संबंध है वो किससे हो गया? घंटी के साथ। तो ध्यान देना, ये अनुकूलित अनुक्रिया का जो सिद्धांत है वो अधिगम के कौन से नियम के ऊपर आधारित है, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में भी आपको बताए थे, नियम थॉर्नडाइक के। ये आधारित है, ये वाला जो सिद्धांत है वो कौन से नियम पर? साहचर्य, साहचर्य, या जिसको बोल सकते हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन सिस्टम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। ठीक है, अधिगम के कौन से नियम के ऊपर आधारित है ये सिद्धांत? साहचर्य, थॉर्नडाइक का साहचर्य परिवर्तन का जो नियम है उसी के ऊपर आधारित है। साहचर्य का मतलब एसोसिएशन शिफ्टिंग बोलते हैं। अब मैंने उस वक्त जब नियम पढ़ाए थे, और पहले मैंने इस चैनल के ऊपर वीडियो अपलोड भी कर दिया, मैंने बताया था यदि इस नियम में मैंने ये बताया था, किसी कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका से बिछुड़ जाता है और बिछड़ने के बाद में वो क्या करता है? उसकी फोटो को देख के क्या रोने लग जाता है। उसकी फोटो को देख के रोने लग जाता है, तो वो क्या है? साहचर्य परिवर्तन का नियम। कैसे? जो जो अनुक्रिया यानी कि अपनी भावनाओं को व्यक्त करने की जो बात है वो अपनी प्रेमिका से करता था, वो क्या उसकी फोटो के साथ वैसे की प्रतिक्रिया करने लग गया, तो उसी को क्या बोलते हैं? साहचर्य परिवर्तन का नियम बोलते हैं। ये थॉर्नडाइक का दिया है, लेकिन नियम तो नियम है। अब इसी नियम के ऊपर ये अधिगम का सिद्धांत टिका हुआ, कौन सा? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, जो कि आईपी पावलोव ने दिया था। तो ध्यान देना कि ये जो घंटी है, ये क्या है? कि जो अनुक्रिया भोजन को देख के होने वाली थी, यानी कि भोजन को देख के स्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक अनुक्रिया क्या लार का टपकना था, वो कुछ समय पश्चात केवल और केवल घंटी के बजने के बाद में हो जाता है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया? साहचर्य परिवर्तन ही तो हो गया एक तरीके से। तो ये कौन सा चरण था? तीसरा चरण। ठीक है दोस्तों, तो ये याद रखना, इस तरीके से पूछा जाता है कि भाई अनुबंधन से पहले क्या होगा? फर्स्ट चरण में क्या होता है? अनुबंधन से पहले, शॉर्ट में लिख रहा हूँ, यूसीएस, यूसीआर, अनकंडीशन स्टिमुलस मिलता है। मतलब क्या? भोजन, यहाँ पे क्या है? भोजन, और ये क्या है? लार, लार का टपकना। सेकेंड स्टेप, जो स्टेप है ड्यूरिंग कंडीशनिंग, अनुबंधन के समय क्या होता है? मैंने बताया था सी एस प्लस यू सी एस, और यहाँ पे क्या? यू सी आर। यानी कि घंटी बजने के 30 या 40 सेकंड बाद में भोजन को दे देते हैं, और लार, कुत्ते के मुंह में लार आ जाती है। और धीरे धीरे ये जो भोजन को देख के लार टपकती थी, इसका संबंध घंटी से होने लगता है, क्योंकि पहले घंटी बजती है, फिर भोजन दिया जाता है, फिर घंटी बजती है, भोजन दिया जाता है। तो इसके दिमाग में एक बात बैठ जाती है कुत्ते के,
कि भाई घंटी बजते ही क्या भोजन आएगा, और धीरे धीरे उसके दिमाग में वही क्या है, जो रेस्पॉन्ड इसको भोजन के साथ करना था वो घंटी के साथ करने लग जाता है। तो ये थर्ड स्टेप हो जाती है, जिसको बोला जाता है सी एस प्लस सी एस सी आर। ये आफ्टर कंडीशनिंग है, अनुबंधन के बाद में। तो यहाँ सिर्फ घंटी, और ये क्या है, लार। तो यहाँ लार क्या है, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स है कि केवल घंटी के प्रति ये लार दे रहा है, तो ये कंडीशनिंग रेस्पॉन्स हो गया। तो यही था आईपी पावलोव का। अब इस नियम के कुछ अन्य नाम भी है जो कि आपको याद रखने एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो रटने की जरूरत नहीं है। मैंने अनुबंधन बताया कि किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो अनुक्रिया होती है, तो किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी वैसी ही अनुक्रिया होने लग जाए तो वो क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है। क्या कहलाता है, अनुबंधन कहलाता है, जिसको कंडीशनिंग कहा जाता है। अब देखिए अन्य नाम क्या है इस सिद्धांत को, प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी बोलते हैं इसको इंग्लिश में, प्राचीन अनुबंधन के साथ सिद्धांत। तो जहां अनुबंधन शब्द आए, आपको ऐसे ही दिमाग में रखना, दिमाग में अनुबंधन का पितामह है कौन था, आईपी पावलोव। आईपी पावलोव। कंडीशनिंग, द फादर ऑफ कंडीशनिंग कौन था, आईपी पावलोव था। तो जहां अनुबंधन शब्द आ जाए तो दिमाग में याद रखना कि इसका सीधा संबंध किससे है, पावलोव से। ठीक है, तो ये प्राचीन अनुबंधन का सिद्धांत मान लो। संबंध प्रतिक्रिया का, तो यहाँ संबंध, तो संबंध सी आर, इसको बोलते हैं कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। ठीक है, तो इसको सी आर सिद्धांत भी बोल दो, अंग्रेजी में इसको क्या बोलते हैं, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स थ्योरी। देख लो, थर्ड चरण था ना, सी आर, सी एस सी आर, सी एस सी आर, अनुबंधित अनुक्रिया, जिसको बोलते हैं अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत। यानी कि जो वह क्रिया जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ हो रही थी, वह अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ भी वैसी की वैसी क्रिया होगी, तो उसको बोलते हैं कंडीशनिंग रेस्पॉन्स। ठीक है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, इसको बोलते हैं शास्त्रीय अनुबंधन। तो अनुबंधन आ गया सब, तो कोई दिक्कत ही नहीं है इसको रटने की, ऑप्शन आते हैं वहां पे। फोर्थ वन है उद्दीपक अनुबंधन, तो अनुबंधन शब्द आ गया, उद्दीपक के साथ कंडीशनिंग होगी, जिसको एस अनुबंधन बोलते हैं। तो रटने का जरूरत आ रही है, जहां अनुबंधन शब्द आ रहा है थोड़ा ये समझ लेना, संबंध प्रतिक्रिया सी आर सिद्धांत, प्रतिक्रियात्मक अनुबंधन वही है, प्रतिक्रियात्मक वही है सी आर, या प्रतिस्थात्मक अनुबंधन, तो ये अनुबंधन शब्द आ गया। तो अनुबंधन पकड़ लेना, जहां अनुबंधन शब्द आए जिस नाम में अनुबंधन, तो उसका सीधा संबंध किससे हो गया, आपके आईपी पावलोव से। ठीक है, तो इतना हार्ड पार्ट नहीं है, तो ये दिमाग में डाल लेना। अधिगम में आईपी पावलोव, जो इत्रोवच पावलोव है, जो रशियन मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने अधिगम का सिद्धांत दिया, जिसका नाम है अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत। धीरे धीरे अनुक्रिया क्या हो जाती है, अनुकूलित हो जाती है, धीरे धीरे अनुकूलन को प्राप्त करती है। यानी कि किसी स्वाभाविक उद्दीपक के साथ जो अनुक्रिया होनी है, वह अनुक्रिया किसी अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ धीरे धीरे अनुकूलित हो जाती है। यही क्या कहलाता है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। ठीक है, तो ये सारा सब कुछ आपके सामने है, कोई जो हार्ड नहीं है। ठीक है, याद रखना आपको। अब आगे और देखते हैं इसमें क्या क्या है। दोस्तों हम चर्चा कर रहे थे अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत के बारे में। तो ध्यान देना, मैंने आपको प्रयोग बता दिया था आईपी पावलोव का, इत्रोविच पावलोव का, जो कि कुत्ते के ऊपर किया था। अब आगे की कड़ी में देखें कि अनुकूलित अनुक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, फैक्टर्स वो कौन कौन से हैं जो कंडीशनिंग रेस्पॉन्स को इफेक्ट करते हैं। मैंने क्या बोला, अनुकूलित अनुक्रिया, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स, वह अनुक्रिया जो स्वाभाविक उद्दीपक के साथ होती है, वही अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ यदि जुड़ जाती है तो वो क्या कहलाती है, अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधित अनुक्रिया जिसे कहा जाता है। तो उसको प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं, ध्यान देना। प्रेरक प्रभाव, प्रेरक प्रभाव क्या होता है दोस्तों, कि
जिसको बोल सकते हैं स्टिमुलस इफेक्ट। जो जो आपको दिया जा रहा है, जो साथ में ध्यान देना सीएस यूसीएस के साथ सीएस दिया जा रहा है कि वो उसको ऑब्जेक्ट को कितना प्रभावित करता है, ये बहुत ही ज़्यादा मायना रखता है इसके अंदर। इसके ऊपर सीआर के ऊपर, अनुकूलित अभिक्रिया के ऊपर। यदि अगर सीएस इफेक्टिव नहीं है, प्रभावी नहीं है, तो सीआर जो अनुबंधन की जो प्रक्रिया है वो प्रभावित हो जाएगी, डिले हो जाएगी और अच्छे तरीके से अनुबंधन नहीं हो पाएगा। अब आगे देखिए उत्तेजक पुनरावृत्ति। उत्तेजक का मतलब क्या होता है कि उत्तेजक की पुनरावृत्ति बार-बार यदि उत्तेजक की पुनरावृत्ति होती है, यानी कि भोजन के साथ में यदि घंटी की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है, उन्होंने क्या किया, आईपी पावलोव ने पहले घंटी बजाई फिर भोजन दिया, फिर तीसरे रोज भी घंटी बजाई फिर भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, घंटी बजाई भोजन दिया, इस तरीके से। तो वहाँ पे क्या उत्तेजक की बार-बार पुनरावृत्ति हो रही है, इसीलिए क्या हुआ? अनुकूलित अनुक्रिया होगी, मतलब अनुमंदन की अनुक्रिया होगी। तो अनुमंदन की अनुक्रिया के लिए प्रेरक का भी प्रभाव पड़ता है, उत्तेजक की पुनरावृत्ति होना भी आवश्यक है। यदि उत्तेजक की पुनरावृत्ति नहीं होती है, तो क्या अनुबंधन की क्रिया नहीं हो पाती है। ये चीज़ें आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ समझने की बातें हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में घूम फिर के कैसे भी प्रश्न पूछ लेगा। मानसिक स्वास्थ्य, आपका अगर मानसिक स्वास्थ्य कैसा है, जो कि अनुकूलित अनुक्रिया कर रहा है, उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है, तो वो क्या कर उसका जो अनुबंधन है, वो आसानी से हो जाता है। अगर उसका मानसिक स्वास्थ्य ठीक नहीं है, समझ उसकी ठीक नहीं है, तो वो क्या है, अनुबंधन में क्या है, विलंब होता है। ठीक है, तो मानसिक स्वास्थ्य का भी प्रभाव पड़ता है। लिंग का प्रभाव, ये भी याद रखना इम्पोर्टेंट है, लिंग का प्रभाव। लिंग यानी जेंडर, कि ध्यान देना अनुबंधन लड़कों में जल्दी होता है कि लड़कियों में। लिंग जेंडर होता है मेल और फीमेल वाला, कि लड़कों में अनुबंधन जल्दी होता है कि लड़कियों में। तो ध्यान ध्यान देना लड़कियों में जल्दी होता है, लड़कियों में। लड़कों लड़कियों में अनुकूलित अनुक्रिया या अनुबंधन की जो अनुक्रिया होती है या अनुबंधन होता है, कंडीशनिंग होती है, वो लड़कियों में जल्दी होती है। ठीक है। बुद्धि की बात करें तो बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है। बुद्धि अच्छी है, अनुबंधन अच्छे तरीके से हो जाएगा। लेकिन ध्यान देना बुद्धि का अलग प्रकार से भी प्रभाव पड़ता है। अगर अच्छी बुद्धि है तो वो विभेदीकरण भी कर लेता है, तो बुद्धि का भी प्रभाव पड़ता है अनुबंधन के ऊपर। आयु का प्रभाव, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ये दो तो कम से कम आपको याद रखना है कि अनुबंधन या अनुकूलित अभिक्रिया के ऊपर कौन कौन से कारकों का प्रभाव पड़ता है। तो ध्यान देना लिंग का प्रभाव, जिसमें लड़कियों में अनुबंधन जल्दी होता है या अनुकूलित अनुक्रिया जल्दी होती है। या आयु का प्रभाव, कि बच्चों में अनुबंधन जल्दी होता है, बच्चों में अनुबंधन जल्दी होता है। ठीक है, छोटे बच्चों में अनुबंधन की जो क्रिया है वो जल्दी होती है। ठीक है, अब ध्यान देना, अब आगे चर्चा करते हैं इस सिद्धांत के नियम। मतलब ये जो सिद्धांत है, ये कौन कौन से नियमों के ऊपर आधारित है। मोस्टली तो मैंने बता दिया था, कौन सा नियम, साहचर्य परिवर्तन का नियम। अधिगम का कौन सा नियम था, साहचर्य परिवर्तन का नियम। इसके ऊपर ये आधारित ये सिद्धांत है। ठीक है, पावलोव का। ध्यान देना, अब इसमें और भी नियम निकल के आते हैं कि इन नियमों के ऊपर ये सिद्धांत आधारित है। उत्तेजक का नियम, उत्तेजक का नियम ये सिद्धांत है। तो उत्तेजक का नियम क्या है, वही है उत्तेजक का नियम कि सी एस प्लस यू सी एस, तो क्या यू सी आर होता है कि नहीं होता है। इस तरीके से कि उत्तेजक, उत्तेजक क्या है, घंटी बजाई और क्या भोजन दे दिया और क्या लार का टपकना। तो उत्तेजक के साथ भोजन दी ना, तो उत्तेजक क्या है, यहाँ उत्तेजक क्या है, भोजन है। लेकिन धीरे धीरे संबंध किससे, घंटी के साथ अगर अनुबंधन करना है, तो क्या उत्तेजक के साथ उत्तेजक का होना आवश्यक है। मतलब जो स्वाभाविक उत्तेजक का होना आवश्यक है। अनुबंधन के लिए स्वाभाविक उत्तेजक का होना आवश्यक है। ये सिद्धांत ये बोलना चाहते हैं। आगे देखिए, मतलब
शुरुआत में लार के टपकने के लिए भोजन की होने की आवश्यकता है। उत्तेजक का नियम हो गया एक तरीके से, तो और ये आपको देखना है। आगे देखना आंतरिक अवरोध का नियम या विलोपन का नियम, क्योंकि यहाँ पे क्या पहले घंटी बजाई, फिर क्या भोजन दिया, भोजन को देख के लार आई, और धीरे धीरे प्रतिक्रिया करने के बाद में क्या, ये लार का जो टपकना है वो घंटी के बजने से ही जुड़ जाता है, इसका मतलब अनुबंधन हो जाता है। तो और ये लार बाद में क्या कहलाती है, अनुकूलित अनुक्रिया कहलाती है। ऐसे आंतरिक अवरोध का नियम, आंतरिक अवरोध का नियम क्या होता है कि यदि, ध्यान देना, सी एस और यू, यही तो है यू, ये यू है, यू सी एस दिया और क्या यू सी आर, ये अनुबंधन के समय, ये प्रक्रिया मैंने बताई थी। यदि अनुबंधन के समय आपने सिर्फ घंटी बजाई और भोजन नहीं दिया, यानी अनुबंधन के समय नहीं, अनुबंधन के बाद में या अनुबंधन के समय मान लो घंटी बजाई या अनुबंधन किसी व्यक्ति में, अनुबंधन होने के बाद में आपने सी एस दिया, ठीक है, अस्वाभाविक उद्दीपक दे दिया, लेकिन स्वाभाविक उद्दीपक नहीं दिया उसके तुरंत बाद में, तो धीरे 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 क्या हो जाता है कि अनुबंधन जो कि इसके साथ जो अनुबंधन होता है वो क्या हो जाता है, धीरे धीरे खत्म हो जाता है या कम हो जाता है। इसी को आंतरिक अवरोध का नियम कहा जाता है। या बाह्य अवरोध की बात करते हैं। बाह्य अवरोध क्या क्या होता है, ध्यान देना। बाह्य अवरोध यानी आउटर, ये तो आंतरिक हो गया कि अगर ये नहीं दिया जाए तो धीरे धीरे इसके साथ जो अनुबंधन जुड़ता है वो खत्म हो जाता है। बाह्य अवरोध क्या होता है दोस्तों, बाह्य अवरोध में होता है कि कोई सी एस के साथ बाह्य उद्दीपक और दे दे, और यहाँ पे यू सी आर मान लो, यानी ये तो क्या है, वही घंटी है। घंटी बजने के साथ में अगर बाहर मान लो घंटी बजी, साथ में बाहर कोई पास में रेलवे ट्रैक का ट्रेन जा रही है, आवाज आ रही है, बाहर गाड़ियों की आवाज आ रही है, तो इस प्रकार का जो अनुबंधन होगा कि घंटी के साथ कुत्ता कंफ्यूज हो जाएगा। यहाँ पे कुत्ता क्या होगा, कंफ्यूज हो जाएगा कि भाई अनुबंधन घंटी के साथ करना है कि बाहर की रेलगाड़ी की आवाज के साथ करना है कि खड़खड़ के साथ करना है, कोई भी आवाज आ रही है, सराउंडिंग वॉइस। तो यही है बाह्य अवरोध का नियम। सी एस और यू सी एस के क्रम का नियम ये भी है भाई। पहले क्या दिया जाता है, सी एस, घंटी बजाई जाती है, फिर दिया जाता है यू सी एस, यही क्रम होता है, फर्स्ट ये सेकंड ये। क्रम क्या होता है, पहले सी एस दिया जाता है और फिर यू सी एस, और वो सी एस के कितने समय अंतराल बाद में, देखो सी एस और यू सी एस का क्रम, पहले सी एस दिया जाता है मतलब घंटी, घंटी बजाई जाती है, फिर क्या भोजन, यूसीएस दिया जाता है। तो पहले घंटे फिर भोजन, ये तो हो गया आपका क्रम हो गया। अब अंतराल क्या होगा, 40 से 50 सेकंड का अंतराल होता है किसके, सीएस और यूसीएस में। पहले घंटी बजी, उसके 40 या 50 सेकंड के तुरंत बाद में आपने भोजन दे दिया, तब तो क्या होगा, धीरे धीरे अनुबंधन हो जाएगा, अदरवाइज अनुबंधन नहीं होगा। ठीक है। उद्दीपक सामान्यकरण, सामान्यकरण का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे आपने घंटी बजाई और भोजन को दे दिया। शुरुआत में भोजन को देके यूसीआर हुआ, लार आई, लार का टपकना हो गया। तो ध्यान देना, धीरे धीरे लार का टपकना जिसका संबंध भोजन के साथ था उसका सामान्यकरण घंटी के साथ हो जाएगा। मतलब घंटी बजते ही लार का टपकना ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सीआर में, कंडीशनिंग रेस्पॉन्स में। इसी को क्या बोला जाता है, उद्दीपक सामान्यकरण, कि जो अस्वाभाविक उद्दीपक था उसके साथ स्वाभाविक क्रिया का हो जाना उद्दीपक सामान्यकरण कहलाता है। ठीक है। विभेदन, धीरे धीरे इस प्रकार की सोच का विकास होना जिससे स्वाभाविक उद्दीपक व अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य क्या है, अंतर का पता लगने लग जाना, अंतर का, कि अगर किसी कुत्ते को आपने क्या घंटी बजा दी, भोजन नहीं दिया एक दिन, तो उसके मुंह में लार आ जाएगी, कोई बात नहीं। दूसरे दिन भी, क्योंकि ऐसा कुत्ता लेके आए जिसमें अनुबंधन हो चुका घंटी के साथ, वो घंटी बजते ही क्या लार का आएगा। लेकिन आपने क्या किया, घंटी बजाई भोजन नहीं दिया एक दिन, घंटी बजाई भोजन नहीं दिया दूसरे दिन,
इस प्रकार से धीरे-धीरे उसको समझ में आ जाएगा यार भोजन अलग चीज़ है, लार अलग चीज़ है। वो समझने लग जाएगा स्वाभाविक उद्दीपक व अस्वाभाविक उद्दीपक के मध्य के अंतर को। उच्च कोटि अनुबंधन, ये भी एक नियम है। उच्च कोटि अनुबंधन क्या होता है भई? अगर सॉरी अस्वाभाविक उद्दीपक को पहले और उसके तुरंत बाद में स्वाभाविक उद्दीपक को दिया जाए, ये प्रक्रिया बार-बार की जाए, ये प्रक्रिया बार-बार फ्रीक्वेंटली की जाए, ठीक है? बार-बार की जाए, तो इसके कारण से क्या होगा? उच्च कोटि का अनुबंधन हो जाएगा, उच्च कोटि का। और इसी उच्च कोटि के अनुबंधन के कारण से ध्यान देना बहुत प्रकार की चीज़ें होती हैं। कुछ लोग ट्रॉमा में चले जाते हैं, कुछ लोग पता नहीं क्या-क्या हो जाता है, फ़ियर, डर वग़ैरह या तो डर को भगाने में काम में आता है, डर घुसाने में भी काम में आता है। प्यार को किसी के मन में प्यार जगाने में भी काम में आता है, तो किसी के मन से प्यार भगाने में काम में आता है। किसी के दिल से नफ़रत भगाने के काम में आता है, तो किसी के दिल में नफ़रत पैदा करने के काम में आता है। तो ये उच्च कोटि का अनुबंधन है कि अस्वाभाविक उद्दीपक के साथ स्वाभाविक उद्दीपक को दिया और ये क्रिया बार-बार करी हो, बार-बार रिपिटेशन ऑफ दिस एक्शन ये चल रहा है। जैसे घंटी भोजन, घंटी भोजन, घंटी भोजन ऐसे रेगुलर चल रहा है, तो ये क्या उच्च कोटि का अनुबंधन हो जाएगा। पुनर्लाभ, पुनर्लाभ क्या है? पुनर्लाभ क्या है? ये भी पुनर्लाभ का मतलब क्या होता है? यहाँ पे क्या होता है देखो इसी का अपोजिट है। आंतरिक अवरोध का नियम, इसी का जस्ट अपोजिट है। आंतरिक अवरोध का नियम क्या मैंने बताया था जब आपने अ, अस्वाभाविक उद्दीपक को यानी कि घंटी बजाई लेकिन भोजन नहीं दिया। एक बार हो गया घंटी बजाई भोजन नहीं दिया तो धीरे-धीरे क्या है, जो घंटी के साथ जो अनुबंधन था वो धीरे-धीरे कमज़ोर होने लगेगा। लेकिन आप कभी-कभार क्या होता है, जो भावनाएँ हैं वो घंटी के साथ जो संबंध था वो वापस धीरे-धीरे जागृत होने लगता है। अगर वो क्रिया रिपीट की जाए तो क्या है पुनर्लाभ बोला जाता है। नौवां क्या है प्रबलन या पुनर्बलन बोला जाता है। इसका याद रखना भाई पुनर्बलन क्या है? पुनर्बलन वह है जो कि किसी क्रिया को क्या बल प्रदान करे या अधिगम की प्रक्रिया को बल प्रदान करे। तो कुत्ते को बल प्रदान क्या करेगा यहाँ पे सीखने के लिए या अनुबंधन के लिए? अनुबंधन के लिए कुत्ते को बल प्रदान करने का कार्य कौन करेगा? या भोजन ही तो कर रहा है। पहले घंटी बजी भोजन दिया, ठीक है? घंटी बजी भोजन को दिखाया लार आ गई। तो भोजन क्या है एक तरीके से उसको बल प्रदान करा कुत्ते को। तो यहाँ पुनर्बलन क्या है इस सिद्धांत में? भोजन है। यानी कि अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत पे पुनर्बलन या प्रबलन के रूप में क्या होता है? भोजन होता है, फूड, फूड फॉर डॉग, ठीक है? प्रबलन या पुनर्बलन बोल दो इसको। और पुनर्बलन या प्रबलन क्या होता है? नेक्स्ट सिद्धांत आएगा सीएल हल का, ये प्रबलन या पुनर्बलन सिद्धांत ही है इसका। लेकिन मैंने पहले बताया था आपको जो मनोवैज्ञानिक का जो दृष्टिकोण है उस वीडियो में। तो प्रबलन या पुनर्बलन क्या होता है? जो कि इस क्रिया को बल प्रदान करे, ठीक है? तो ये आपका कंप्लीट हो गया। या आभासी अनुबंधन, आभासी अनुबंधन भी क्या होता है? वही है। आभासी अनुबंधन क्या होता है? किसी जानी-मानी परिस्थिति में मतलब पूर्व में किसी परिस्थिति में अगर अनुबंधन हो जाता है, उसकी जानी-मानी परिस्थिति सामने आ जाती है और वैसे ही अनुक्रिया करते हैं, तो वो एक तरीके से क्या है? आभासी अनुबंधन है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम पढ़ेंगे कि इस सिद्धांत के शिक्षा में उपयोग क्या है? वही मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि एजुकेशन में इस सिद्धांत को किस तरीके से काम में लिया गया है शिक्षा के अंदर। तो देखते हैं अभी। तो देखिए दोस्तों, ये अब आपके सामने है लास्ट जो टॉपिक है इस सिद्धांत से संबंधित जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट भी है, घूम फिर के एग्जाम में कैसे पूछ लेता है कि ये जो आईपी पावलोव का जो सिद्धांत है अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, इसका शिक्षा में क्या उपयोग है? तो देखिए दोस्तों, शिक्षा में उपयोग क्या है कि बालक में अगर कोई भय है, अगर बालक में भय की स्थिति है, मन में कोई डर बैठा हुआ है, भय या डर बैठा है या कोई भ्रम है, उसको दूर करने में ये सिद्धांत जो कि आईपी पावलोव का ये काम आता है। जैसे धीरे-धीरे वही अनुबंधन के तरीके से मान लो एक बात बताऊँ, कोई बालक है जैसे मान लो एक एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ, इसको समझना आप। कोई बालक है ना कुत्ते से डरता है।
तो आप है ना असली कुत्ता लेकर मत जाओ उसके पास में। एक कुत्ते का पुतला लेके जाओ, कुत्ते का पुतला लेके जाके पास में उसके पास में बैठ दो, वो डरेगा, लेकिन फिर धीरे-धीरे क्या है आप खुद गोद में लेके बैठना, फिर धीरे-धीरे उसको पास में लेके आना। तो इस तरीके से पहले तो क्या करो, कुत्ते का पुतला बच्चे को दे दो, फिर एक सच में जो कुत्ता है आपके पास में, डॉग है, मान लो कुत्ते से डरा है, डॉग है, उसको आप पुचकारो। तो जो पुतला है वो बच्चा पुतले को देखेगा, उसको देखेगा। रोज़ाना ऐसा करो, वो पुतला उसको बच्चे को दे दो, आप उस डॉग को। तो धीरे-धीरे क्या करेगा, वो बच्चा क्या है उस पुतले को देख-दाख के उसका अनुबंधन है ना रियल वाले डॉग से क्या है, हो जाएगा। इसका मतलब जो डर था जो कुत्ते के साथ वो धीरे-धीरे क्या है वो दूर होने लग जाता है। तो इस तरीके से भ्रम या भय को भी दूर किया जाता है। ठीक है? सेकंड देखो, आदत निर्माण या बुरी आदत दूर करने में। अगर किसी व्यक्ति में हमें कोई अच्छी आदतों का विकास करना है तो अनुबंधन के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा? याद रखना मोस्ट इम्पोर्टेंट है, अनुबंधन। ठीक है? इम्पोर्टेंट है, एग्ज़ाम में बहुत बार पूछा हुआ है ये। कि आदत निर्माण या बुरी आदतों को दूर करने के लिए अधिगम का कौन-सा सिद्धांत काम में लिया जाता है? या फिर यह जो क्रिया है, वो अधिगम के कौन से सिद्धांत के ऊपर आधारित है? तो कौन से सिद्धांत के ऊपर है? अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत जो आईपी पावलोव के द्वारा दिया हुआ है। ठीक है? अब बात करते हैं दोस्तों भय के सिद्धांत की सर्वोत्तम व्याख्या। तो ध्यान देना आपको ये ऐसे भी घुमा-फिरा के पूछ लेता है, वह कौन-सा अधिगम का सिद्धांत है जो भय के सिद्धांत की सर्वोत्तम व्याख्या करता है? क्योंकि इसके द्वारा भय को क्या भगाया जाता है, भय को भगाया नहीं जाता। किसी व्यक्ति के अंदर अगर भय को दूर करना है तो आईपी पावलोव का सिद्धांत वही अनुबंधन काम में लेना होता है। अगर किसी व्यक्ति में भय डाला जाता है, ऐसा ही नहीं भय को भगाया जा सकता है या भय को डाला नहीं जा सकता मन में। इसी सिद्धांत के ऊपर है ना आप किसी दूसरे के व्यक्ति के मन में भय भय की जो भावना है वो भी फलित कर सकते हो। ठीक है? तो भय को दूर भी किया जा सकता है और भय को फलित भी किया जा सकता है। ये कौन-सा सिद्धांत है? अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत। तो यहाँ बालकों के बारे में चर्चा होगी। फोर्थ वन है शिक्षण में साक्षरी व सहायक सामग्री का के उपयोग पर बल। अब ध्यान देना शिक्षण में साक्षरी मतलब एसोसिएशन एसोसिएशन मतलब किसी की सहायता ले शिक्षण में एजुकेशन में मैं कोई पढ़ा रहा हूँ तो किसी अन्य चीज जो कि आपको आपके मतलब स्टूडेंट के समझने के लिए कोई भी विषय वस्तु के लिए आसान कर दे उसको या उस क्रिया को आसान बना दे इस प्रकार की अ, चीजों की सहायता लेना वही क्या है साक्षरता कहलाता है। तो साक्षरी का मतलब होता है एसोसिएशन इन टीचिंग शिक्षण में साक्षरी मैं पढ़ा रहा हूँ और मान लो कोई कोई ऐसा टॉपिक आ गया किसी अन्य एक्सपर्ट अध्यापक को पता है तो उसको साथ में लेकर वो टॉपिक दोनों साथ में खड़े होके वो करवा दे वो एक तरीके से शास्त्रीय होता है। तो मैंने ये भी बताया था आपको अनुकूलित जो अनुक्रिया सिद्धांत है वो थॉर्नडाइक के कौन से नियम पर आधारित है? थॉर्नडाइक के अधिगम के कौन से नियम पर आधारित है? मैंने बताया था कौन सा शास्त्रीय परिवर्तन का जो सिद्धांत है उसके ऊपर आधारित है। तो यहीं पे समझ में आ गया होगा। अब शास्त्रीय की बात क्या है? यहाँ व्यक्ति ही नहीं, आप कोई वस्तु भी ले सकते हो, तो वस्तु क्या लेते हैं शिक्षण में कोई भी अगर दूसरी वस्तु लेते हैं, तो उसको बोला जाता है सहायक सामग्री, उसको बोला जाता है टीचिंग एड, ठीक है? आप बीएड कर रहे हो तो टीचिंग एड काम में लेते हैं, जैसे बहुत प्रकार के मॉडल है, ठीक है? डायग्राम्स है, चार्ट्स हैं, बहुत कुछ काम में लेते हैं ना? तो एजुकेशन में सहायक सामग्री का जो प्रयोग है, वो कौन से सिद्धांत के ऊपर है? शिक्षण में सॉरी शिक्षण में तो अनुकूलित अनुक्रिया के सिद्धांत के ऊपर है। वो किसमें अनुबंधन के ऊपर ही है। समझ में है ना? मान लो आपने समुद्र देखा और समुद्र के प्रति जो भावनाएँ हैं तो आपने वो मैप देख के भी आपको मतलब वो चित्र देख के भी आपके मन में तो वैसा ही फीलिंग आएगा ना? एग्ज़ैक्टली तो वो क्या अनुबंधन ही है एक तरीके से। डर व प्रेम को जागृत करना, तो मैंने बताया ना, डर व प्रेम को जागृत करना या उसको मिटाना। अगर आप किसी को प्यार करते हो और उसके मन में आपको प्यार की भावना जागृत करनी है तो क्या करना पड़ेगा? यही अनुबंधन करना पड़ेगा। यू हैव टू डू कंडीशनिंग ओवर देयर। अगर किसी व्यक्ति के दिल में आपको प्यार की भावना जागृत करनी है, तो आपको क्या करना होगा वहाँ पे अनुबंधन करना होगा कंडीशनिंग या किसी के मन से प्यार को भगाना है तो भी कंडीशनिंग, ठीक है? यही बातें हैं। डर का मतलब वही बात बता रहा हूँ ना, डर पैदा करना, ये कंडीशनिंग है, एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? ये चीज़ें।
आगे देखो, कदाचारी व कुसमायोजित बच्चों के उपचार में उपयोगी। जो कदाचारी बच्चे हैं या मेल एडजस्ट जो भी स्टूडेंट होते हैं, उनके समायोजन के लिए भी ये जो अधिगम का सिद्धांत काम में लिया जाता है, ठीक है। और कुसमायोजित इसका मतलब क्या है, समायोजन के लिए आवश्यक हो गया ना, समायोजन एडजस्टमेंट के लिए ये अधिगम का सिद्धांत काम में आता है। अब देखिए दोस्तों, वीडियो काफी लंबा हो गया, तो यहाँ देखते हैं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रख लेना। वाटसन जो मनोविज्ञानी थे, व्यवहारवाद के जो जनक थे, व्यवहारवाद के जनक कौन थे, वाटसन ही थे। तो इन्होंने क्या किया, 11 माह का बच्चा था, अल्बर्ट नाम का बच्चे का नाम क्या था, अल्बर्ट। उसके ऊपर प्रयोग किया, इसी सिद्धांत के ऊपर आधारित उन्होंने क्या 11 माह के बच्चे के ऊपर क्या किया था, प्रयोग किया था। वाटसन ने 11 माह का जो बच्चा था अल्बर्ट नाम का, इसी सिद्धांत के ऊपर उन्होंने क्या किया था, अलग से प्रयोग किया था। तो ये याद रखना, वाटसन ने किया था कौन से बच्चे के ऊपर, अल्बर्ट नाम का बच्चा, कितने माह का था, 11 माह का। कौन से सिद्धांत के ऊपर किया उन्होंने, यही आईपी पावलोव का अनुकूलित अभिक्रिया का सिद्धांत। तो दोस्तों, ये आपका कंप्लीट हो गया कौन सा, अधिगम का जो सिद्धांत है, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। अब देखिए दोस्तों, आप इसको है ना वीडियो को रिपीट करके देखना और थोड़ा समझने की कोशिश करना। कंटेंट थोड़ा लंबा होता है, लेकिन कुछ चीजें छोड़ नहीं सकती, वो एग्जाम में कैसे भी घुमा फिरा के पूछी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही काफी था। जय हिंद, जय भारत।